हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी के लिए न्यू टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग प्रतिरक्षा से संबंधित जो भी टॉपिक्स हैं, जैसे प्रतिरक्षी क्या होते हैं और प्रतिजन क्या होते हैं, इसके अलावा सेलुलर इम्यून रिस्पांस और ह्यूमोरल इम्यून रिस्पांस, ठीक है, ये 3 टॉपिक आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि जो पीछे का जो भी लेक्चर्स बनाए गए हैं वो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा और टॉपिक्स आसानी से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो आइए आज का लेक्चर्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि प्रतिजन और प्रतिरक्षी क्या होते हैं। प्रतिजन और प्रतिरक्षी क्या होते हैं, और इसमें से अगर हम प्रतिजन और प्रतिरक्षी की बात कर रहे हैं तो हम लोग सबसे पहले प्रतिजन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? प्रतिजन को एंटीजन कहा जाता है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए, प्रतिजन, प्रतिरक्षी, प्रतिजैविक मिलते जुलते शब्द हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं रखना आप लोगों को। प्रतिजन को क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। ठीक है ना। तो प्रतिजन होता क्या है? देखिए, सामान्यतः कोई भी पदार्थ जो आपके शरीर में प्रवेश करता है और आपके शरीर में प्रतिरक्षी के निर्माण को प्रेरित कर देता है। किसको प्रेरित करता है? प्रतिजन प्रतिरक्षी के निर्माण को प्रेरित करता है। प्रतिरक्षी निर्माण को ये प्रेरित करता है। ठीक है, तो प्रतिरक्षी को देखिए एंटीबॉडी कहा जाता है। ठीक है ना, प्रतिरक्षी को एंटीबॉडी कहा जाता है। तो जो प्रतिजन है यह क्या करता है? प्रतिरक्षी निर्माण को प्रेरित करता है। और ये प्रतिजन क्या हो सकते हैं? हमारे लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है, या शरीर के लिए क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं, जो बाहर से क्या होते हैं? आते हैं और शरीर में प्रवेश करते हैं। तो सामान्यतः यह जो प्रतिजन है यह हमारे शरीर का भाग नहीं होगा, किसी दूसरे, ठीक है, जीव का या किसी दूसरा जो बाहर शरीर के बाहर का पदार्थ है वो होता है। ठीक है, या किसी दूसरे रोगजनक जीव के शरीर का भाग होगा या कोई दूसरा रोगजनक जीव होगा। जैसे मान लीजिए जीवाणु। जीवाणु क्या हो सकता है? प्रतिजन की तरह कार्य कर सकता है। या उसके शरीर पे क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है। ठीक है, तो वो क्या होते हैं? प्रतिजन की तरह कार्य करते हैं। या जीवाणु क्या होता है? प्रतिजन की तरह कार्य करता है। जब हमारे शरीर में जीवाणु प्रवेश करता है तो क्या होता है? हमारे शरीर में जीवाणु को नष्ट करने के लिए प्रतिरक्षी निर्माण होने लगता है या प्रतिरक्षी बनने लगता है। ठीक है ना। किस लिए? इसको नष्ट करने के लिए, प्रतिजन को नष्ट करने के लिए क्या बनता है? प्रतिरक्षी बनता है। तो जो प्रतिजन होते हैं सामान्यतः यह प्रोटीन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? प्रोटीन हो सकते हैं, मुख्य रूप से प्रोटीन, और कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कार्बोहाइड्रेट, और फैट और न्यूक्लिक अम्ल भी हो सकता है। न्यूक्लिक एसिड मीन्स डीएनए या आरएनए, ये सभी किसकी तरह कार्य कर सकते हैं? प्रतिजन की तरह कार्य कर सकते हैं। तो मोस्टली जो प्रतिजन की तरह कार्य करने वाला पदार्थ होता है वह होता है प्रोटीन। कौन? प्रोटीन। प्रोटीन के बाद अगर दूसरे स्तर की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट, इसके बाद बहुत कम मात्रा में फैट, डीएनए या आरएनए क्या होते हैं? प्रतिजन की तरह कार्य करते हैं। मोस्टली कौन कार्य करता है? प्रोटीन कार्य करता है। किसकी तरह? प्रतिजन की तरह कार्य करता है। ठीक है, और जब हमारे शरीर में कोई प्रतिजन या कोई जीवाणु प्रवेश करता है तो हर एक जीवाणु या हर एक प्रतिजन के विरुद्ध क्या होती है? विशेष प्रकार की प्रतिरक्षी बनती है। ठीक है, हर एक प्रतिजन के लिए क्या होती है? प्रतिरक्षी का निर्माण होता है, विशेष प्रकार की प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये होता है प्रतिजन। समझ में आना? यह क्या करता है? शरीर में प्रतिरक्षी निर्माण को प्रेरित करता है, और प्रतिरक्षी का निर्माण बी कोशिका या बी लिम्फोसाइट करती हैं। कौन करती हैं? बी लिम्फोसाइट या बी प्लाज्मा सेल्स, बी लिम्फोसाइट करती हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे इसकी।
और इससे पहले हम लोग यहाँ पे अब देखिए बात कर रहे हैं किसकी, प्रतिरक्षी, या प्रतिरक्षी को क्या कहा जाता है, एंटीबॉडी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रतिरक्षी को एंटीबॉडी कहा जाता है। एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ठीक है, तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, इसको शॉर्ट फॉर्म में IG से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या प्रदर्शित कर सकते हैं। किससे प्रदर्शित किया जाता है, IG से प्रदर्शित किया जाता है प्रतिरक्षी को। ठीक है, तो इसको रफ कर दिया जाए। IG से किसको प्रदर्शित करते हैं, प्रतिरक्षी को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देखिए जब शरीर में किसी प्रतिजन का प्रवेश होता है तो प्रतिरक्षी का निर्माण होता है या एंटीबॉडी का निर्माण होता है। तो एंटीबॉडी का निर्माण करने वाली जो कोशिका होती है बी प्लाज्मा सेल्स होती है। कौन सी कोशिका, बी प्लाज्मा कोशिका क्या करती है, प्रतिरक्षी का निर्माण करती है। ठीक है, और हर एक प्रतिरक्षी हर एक प्रतिरक्षी के विरुद्ध क्या होता है, एक विशेष प्रकार की सॉरी हर एक प्रतिजन के विरुद्ध क्या होता है, एक विशेष प्रकार की प्रतिरक्षी का निर्माण होता है और प्रतिरक्षी का निर्माण करती है प्लाज्मा कोशिका। ठीक है, और इसे IG से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग संरचना की बात करते हैं कि जो प्रतिरक्षी होता है या एंटीबॉडी होता है उसकी संरचना कैसी होती है। ठीक है, संरचना या स्ट्रक्चर। देखिए जो प्रतिरक्षी होते हैं उनकी जो संरचना होती है वाई आकार की होती है। कैसी होती है, वाई आकार की। ठीक है, तो यहाँ पे यह जो संरचना बनाई गई है, प्रतिरक्षी की संरचना बनाई गई है, जो संरचना आपको कैसी दिखाई दे रही है, वाई आकार की संरचना दिखाई देती है। इसमें क्या होता है, 4 प्रोटीन से बनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती हैं। कितनी श्रृंखला होती है, 4 श्रृंखला होती हैं, 4 श्रृंखला होती हैं, 4 श्रृंखला। ठीक है, जिसमें से क्या होता है, 2 श्रृंखलाएं बड़ी बड़ी होती हैं और 2 श्रृंखलाएं छोटी होती हैं। इसलिए बड़ी श्रृंखला को हैवी चेन कहा जाता है, तो इसे H2 क्योंकि 2 हैं, और जो छोटी श्रृंखला है, लघु श्रृंखला है, उसे L2। ठीक है, इस तरह से जो प्रतिरक्षी होता है उसे H2L2 से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, देखिए इसमें ये जो संरचना है, इसमें जो लाल रंग की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है यह क्या होती है, यह दीर्घ श्रृंखला होती है, अर्थात हैवी चेन होती है। कौन सी श्रृंखला होती है, हैवी चेन होती है। ठीक है, हैवी का मतलब भारी। जो नीले रंग की श्रृंखला दिखाई दे रही है यह छोटी होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, लघु श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। इसलिए क्या किया जाता है, प्रतिरक्षी को H2L2 से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखिए, जो श्रृंखला है इसमें जो दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं एक दूसरे के क्या होती हैं, समांतर रूप में व्यवस्थित होती हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे इसका यह N टर्मिनल है और यहाँ पे इसका C टर्मिनल है। N टर्मिनल किसको कहते हैं और C टर्मिनल किसको कहते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो कोई भी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है जो किससे बनी होती है, अमीनो अम्ल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ये बीच में क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा क्या है, अमीनो अम्ल है। तो इसमें क्या होता है, एक सिरे पे COOH ग्रुप होता है और एक सिरे पर NH2 ग्रुप होता है। ठीक है, यह
और यह, इसमें कार्बन है इसलिए इसको C टर्मिनल कहा जाता है, इसमें नाइट्रोजन है NH2 है इसलिए इसको N टर्मिनल कहा जाता है। ठीक है, समझ में। इसलिए यहाँ पे क्या है, N टर्मिनल है और यहाँ पर C टर्मिनल। जो लघु श्रृंखला है इसमें भी आप देख सकते हैं N टर्मिनल इसी के साथ है और यहाँ पे पीछे की तरफ क्या है, C टर्मिनल होता है। ठीक है, समझ में आया। तो ये होता है N टर्मिनल और C टर्मिनल। ठीक है, समझ में आया ना। आगे देखिए क्या होता है। तो देखिए जो प्रतिरक्षी होते हैं इसमें दो बंधक स्थल होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक प्रतिजन बाइंड करता है या बंधता है, यहाँ पे दूसरा कौन बंधता है, प्रतिजन एंटीबॉडी। किसको बांधता है, यह प्रतिजन को बांधता है। ठीक है, प्रतिजन बंधक स्थल। ठीक है, तो जो प्रतिरक्षी होते हैं ये प्रतिजन को बांध करके उसको निष्क्रिय कर देते हैं। क्या कर देते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं। तो एक एंटीबॉडी के पास या एक प्रतिरक्षी के पास 2 बंधक स्थल होता है। कितना, 2 बंधक स्थल होता है। और यह बंधक स्थल क्या है, प्रतिजन बंधक स्थल है, अर्थात इस पे क्या बंधता है, प्रतिजन आकर के बंधता है, या जो एंटीबॉडी है वह जा कर के क्या करता है, जो जीवाणु है उसको क्या करता है, पकड़ लेता है, या जीवाणु के किसी प्रोटीन को पकड़ लेता है, यहाँ से बांध देता है। ठीक है ना। तो इस पे क्या होते हैं, 2 बंधक स्थल होते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो संरचना है यह जो भाग होता है यह अलग अलग प्रतिरक्षी में क्या होता है, बदल सकता है। ठीक है, कुछ अंतर होता है, लेकिन पीछे के ये जो भाग होते हैं ये क्या होते हैं, सभी प्रतिरक्षी में समान होते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है, यह जो रीजन होता है, 2 रीजन होते हैं इसमें, एक हो जाता है कांस्टेंट रीजन और एक होता है वेरिएबल रीजन। वेरिएबल का मतलब उसमें अंतर पाया जाता है, कांस्टेंट का मतलब वह कांस्टेंट है, सभी प्रतिरक्षी में समान होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये नीचे वाला जो भाग होता है यह कांस्टेंट रीजन होता है, C रीजन। ठीक है, क्योंकि ये हैवी चेन का पार्ट है तो CH से प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ ऊपर वाला जो भाग होता है यह वेरिएबल होता है, अर्थात ये सभी एंटीबॉडी में बदल सकता है, तो वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन। ठीक है, इस तरह से इस जो भाग को क्या कर सकते हैं, CH और VH से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह देखिए यहाँ पे ये लाइट चेन है तो यहाँ पे क्या होगा, ये VL हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CL हो जाएगा। ठीक है, वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन और वेरिएबल रीजन ऑफ कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन। तो इस तरह से क्या होते हैं, इसमें 2 रीजन होते हैं। और यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप देख रहे हैं इसके पास यहाँ पे डाइसल्फाइड ब्रिज क्या है, प्रेजेंट हैं। तो इसमें 2 प्रकार के जो प्रतिरक्षी होते हैं, 2 प्रकार के डाइसल्फाइड ब्रिज या बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, देखिए अगर क्या होता है, जो बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, एक ही श्रृंखला के बीच में है, या तो लाइट चेन के बीच में है या हैवी चेन के बीच में है, तो इसे कहा जाता है इंट्रा चैन डाई सल्फाइड बॉन्ड, या ब्रिज कह सकते हैं, बॉन्ड भी कह सकते हैं, ब्रिज भी। ये पहला हो गया। ठीक है, क्या होगा, इंट्रा चैन डाइसल्फाइड बॉन्ड में क्या होगा, सेम चैन के बीच में क्या होता है, बॉन्ड होता है। किसमें, सेम चैन, एक ही चैन है उसी में क्या होता है, बॉन्ड बन रहा है। देखिए ये लाइट चेन है तो यहाँ से बॉन्ड बना इसी के बीच में, यहाँ से बॉन्ड बना इसी के बीच में, तो ये होता है कौन सा बॉन्ड, इंट्रा चैन। ठीक है, एक ही चैन में ये बॉन्ड बनेगा। दूसरा देखिए क्या होता है, दूसरा होता है इंटर चैन डाइसल्फाइड बॉन्ड। कैसा, इंटर चैन। तो इसमें क्या होगा, 2 डिफरेंट चैन के बीच में बॉन्डिंग होगी, 2
डिफरेंट चैन, ठीक है। तो ये एक अलग चैन हो गई और ये एक दूसरी चैन हो गई, श्रृंखला हो गई। तो इनके बीच में यहाँ पे देखिए जो बाइंडिंग है, यह बाइंडिंग कैसी होगी, इंटर चैन डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। दोनों चैन्स अलग अलग हैं, ठीक है, इसलिए इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, इंटर चैन डाइसल्फाइड बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी जो एंटीबॉडी है उसमें क्या होता है, अबाउट 16, कम से कम 16 क्या हो सकते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड उपस्थित हो सकते हैं, दोनों को मिला करके, इंटर चैन और इंट्रा चैन। और 16, कम से कम तो 16 होंगे, और अलग अलग प्रकार की एंटीबॉडी हैं, प्रतिरक्षी हैं, तो सब में क्या हो सकता है, अलग अलग बॉन्ड की संख्या हो सकती है, ठीक है। लगभग 25-30 बॉन्ड तक पाए जा सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे कि जो प्रतिरक्षी होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं और उनका क्या कार्य होता है, ठीक है। प्रतिरक्षी की संरचना हो गई, और अब यह किससे बना है, प्रोटीन से बना होता है, ठीक है ना। कैसा आकार है इसका, वाई शेप्ड है। बाकी जो भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे बता दिए गए हैं। अब इसके हम प्रकार की बात करते हैं। तो प्रतिरक्षी कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। IgG, IgA, IgM, IgE और IgD, ठीक है। तो जो सभी प्रतिरक्षी हैं, हमने कहा कि इसमें जो लाइट चेन होता है वह लगभग समान होता है सब में। यहाँ पे जो हैवी चेन होता है इसमें क्या होती है, अंतर होता है, इसमें डिफरेंस होता है। तो सब जो प्रतिरक्षी होते हैं सब में क्या होता है, हैवी चेन को अलग अलग नाम दिया जाता है और उसके हैवी चेन अलग अलग होते हैं। देखिए जो IgG प्रतिरक्षी होता है इसका हैवी चेन क्या कहलाता है, गामा। IgA प्रतिरक्षी का हैवी चेन या दीर्घ श्रृंखला क्या कहलाता है, अल्फा। IgM का म्यू, IgE का क्या कहलाता है, एप्सिलॉन, और IgD का क्या कहलाता है, डेल्टा। इस तरह से क्या होते हैं, सभी प्रतिरक्षी के क्या होते हैं, एक अलग अलग क्या होते हैं, दीर्घ श्रृंखला होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नाम याद करना बहुत ही आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो 5 हैं, आप लोग ये देख लीजिए। एक क्या हो गया, गेम, ठीक है। आजकल लोग बहुत गेम खेलते हैं, पबजी खेलते हैं, फ्री फायर खेलते हैं, तो यहाँ से तो 4 आपको मिल जाएगा। गेम डी, ठीक है, ABCD, या तो इस तरह से क्या हो जाएंगे, कुल 5 क्या हो जाते हैं, प्रतिरक्षी के प्रकार हो सकते हैं। तो बड़े ही आसानी से याद कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब हर एक प्रतिरक्षी की बात करेंगे, उसका क्या कार्य होता है और वह कितनी मात्रा में पाया जाता है। देखिए जो IgG होता है इसका दीर्घ श्रृंखला क्या है, गामा होती है, और यह रुधिर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, लगभग 85 से 80%। कितना, 85 से 80%, ठीक है। इसमें भी क्या हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, IG1, IG2, IG3, ठीक है। तो यहाँ पे यह सबसे अधिक मात्रा में रुधिर में पाया जाएगा, कितना, 85 से 80% पाया जाता है। और यह क्या करता है, यह द्वितीयक रिस्पांस या सेकेंडरी रिस्पांस देता है। क्या देता है, सेकेंडरी रिस्पांस। सेकेंडरी रिस्पांस, सेकेंडरी रिस्पांस क्या होता है, देखिए जब प्रतिरक्षी पहली बार, जब आपके प्रतिजन मतलब जीवाणु, कोई जीवाणु मान लीजिए आपके शरीर में पहली बार क्या करता है, प्रवेश करता है, तो उस समय क्या होता है कि वह जो रिस्पांस आएगा, अर्थात आपका इम्यून सिस्टम किस तरह से काम करेगा, वह प्राथमिक रिस्पांस कहलाता है। लेकिन जब क्या होगा, वही दूसरी बार आता है तो क्या कहलाता है, वह रिस्पांस कहलाता है सेकेंडरी रिस्पांस। तो दूसरी बार जब वह जीवाणु क्या करता है, दूसरी या तीसरी बार या चौथी बार, एक बार हो गया है उसके बाद कभी भी जब दोबारा क्या करता है, वह जीवाणु आपके शरीर में प्रवेश करता है, तो उस समय जिस तरह से प्रतिक्रिया की जाती है आपके प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा, वह क्या कहलाता है, सेकेंडरी रिस्पांस कहलाता है, ठीक है। और जो IgG होता है, तो RH फैक्टर आपके रुधिर पे क्या होता है, RBC के सतह पे उपस्थित होता है। तो ये IgG RH फैक्टर का भी क्या करता है, निर्धारण करता है, ठीक है, समझ में आया। और इसके साथ साथ जो IgG है यह क्या करता है, जो भ्रूणी अवस्था में शिशु माँ के गर्भ में रहता है,
तो आईजीजी प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। आईजीजी क्या कर सकता है? प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। तो आईजीजी प्लेसेंटा को क्रॉस करके जो शिशु होता है, ठीक है, जो फीटस होता है, जो भ्रूण होता है, भ्रूण को क्या करता है? प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, समझ में? तो यह क्या करता है? भ्रूण को भी प्रतिरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि यह प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। आईजीजी, ठीक है, समझ में आ गया? आईजीजी। आगे देखिए, दूसरा है आईजीए। आईजीए का हैवी चेन क्या होता है? अल्फा होता है, और यह रुधिर में या शरीर में लगभग कितना? 15% पाया जाता है। कितना होता है? जो भी प्रतिरक्षी होते हैं, एंटीबॉडी होते हैं, उसका लगभग कितना? 15% पाया जाता है। यह सामान्यतः कहाँ पे उपस्थित होता है? आईजीए। यह जो भी मिल्क होता है, मिल्क में, ठीक है, जब माँ क्या करती है, बच्चे को दूध पिलाती है, तो उस मिल्क में क्या होता है? आईजीए उपस्थित होता है, जो क्या करता है? बच्चे को, शिशु को क्या करता है? प्रतिरक्षा या सुरक्षा प्रदान करता है। और इसके अलावा, दूध के अलावा क्या होता है? जो टीयर्स होते हैं, यहाँ पर भी कुछ हो सकते हैं, और आंसू जो होता है, मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो अश्रु, टीयर्स या आंसू, आंसू में क्या होता है? ये आईजीए होता है, जो क्या करता है? आपकी आंखों को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता रहता है, क्योंकि आंख सीधे आपके वातावरण के संपर्क में रहती है, तो वहाँ पे बहुत सारे जीवाणु, बैक्टीरिया, ठीक है, क्या करते हैं? प्रवेश करते रहते हैं, तो उनको नष्ट करना या निष्क्रिय करना का कार्य कौन करता है? आईजीए करता है। जैसे ही आपकी आंख में कोई छोटा सा कीड़ा जाता है, आप देखते हैं कि अश्रु क्या होते हैं? बहने लगते हैं, ठीक है, तो उसको वह उस आंसू के साथ क्या होता है? बाहर निकल जाता है या नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? सेक्रेटरी एंटीबॉडी कहा जाता है। किसको? आईजीए को। ठीक है, समझ में आया? तो क्योंकि यह मिल्क में उपस्थित होता है, सेक्रीशन होता है इसका। नेक्स्ट है आईजीएम। आईजीएम का जो हैवी चेन होता है, म्यू होता है, और यह सामान्यतः क्या होता है? पेंटामेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या पाया जाता है। कैसे? किस फॉर्म में? पेंटामेरिक फॉर्म में, स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो मैं यहीं पे क्या करता हूँ? एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना देता हूँ। अच्छा, कुछ ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए पेंटामेरिक फॉर्म कैसे बनता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि 5 एंटीबॉडी, कितने? 5 एंटीबॉडी इस तरह से क्या होते हैं? आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? 5 एंटीबॉडी इस तरह से आपस में जुड़े रहते हैं। इनको जोड़ने का काम करती है एक श्रृंखला, और उस श्रृंखला को कहा जाता है जे चैन। क्या कहते हैं? जे चैन। तो जो आईजीएम होता है, इसके पास एक अलग से श्रृंखला होती है, जे चैन होती है। ठीक है, और यह कैसा होता है? पेंटामेरिक होता है। कैसा होता है? पेंटामेरिक होता है। और अब यह पेंटामेरिक फॉर्म में है, तो एक से क्या होता है? 2 प्रतिजन बंधते हैं, तो कुल 5 है, तो यह कितने? 10 प्रतिजन को बांध सकता है। कितने? 10 प्रतिजन को बांध सकता है। और जो आईजीएम होता है, यह मनुष्य के एबीओ ब्लड ग्रुप का क्या करता है? निर्धारण करता है। आईजीएम क्या करता है? एबीओ ब्लड ग्रुप का निर्धारण करता है। ठीक है, समझ में आया? आईजीएम क्या करेगा? एबीओ ब्लड ग्रुप का निर्धारण करता है। मनुष्य में कुल 4 प्रकार के, ठीक है, रुधिर वर्ग पाए जाते हैं ना। रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी, रुधिर वर्ग ए बी और रुधिर वर्ग ओ। तो इसका निर्धारण कौन करता है? आईजीएम करता है या करती है। ठीक है, समझ में? और जो आईजीएम होता है, यह प्राथमिक रिस्पांस देता है या प्राइमरी रिस्पांस देता है। आईजीएम क्या करता है? प्राइमरी रिस्पांस देता है। ठीक है, तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ, यह क्या करता है? प्राइमरी रिस्पांस देता है। प्राइमरी का मतलब प्राथमिक। जब सबसे पहले बार किसी नए जीवाणु का या विषाणु का आपके शरीर में प्रवेश होता है, तो क्या होता है? आईजीएम का निर्माण होता है। ठीक है, तो यह जो प्रतिक्रिया होती है, इसको प्राथमिक रिस्पांस कहते हैं। और जब क्या होगा? किसी जीवाणु का दोबारा प्रवेश होता है आपके शरीर में, तो क्या होता है? आईजीजी बनता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? द्वितीयक रिस्पांस कहते हैं। तो आईजीएम क्या करता है? प्राइमरी रिस्पांस देता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा देखिए, जो नेक्स्ट है
फोर्थ, कौन सा एंटीबॉडी है, प्रतिरक्षी है IgE। इसका हैवी चेन क्या होता है, एप्सिलॉन होता है। और यह क्या होता है, जब आपका शरीर किसी भी पदार्थ के विरुद्ध अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है, अर्थात एलर्जी हो जाती है, तो एलर्जी में क्या होता है, IgE बनता है। तो जो IgE होता है यह एलर्जी का रिस्पांस देता है। क्या करता है, एलर्जी का रिस्पांस देता है। और इसके साथ साथ क्या होता है, नेक्स्ट है IgD, जिसका जो हैवी चेन है वह क्या होता है, डेल्टा होता है। तो इसका कोई विशेष फंक्शन तो या कार्य तो पता नहीं है IgD का, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो IgD है यह IgM की हेल्प करता है। क्या करता है, IgM की हेल्प करता है या सहायता करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से क्या थे, ये प्रतिरक्षी की संरचना थी और प्रतिरक्षी के प्रकार और कार्य थे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना। तो आगे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया। ठीक है, आइए देखते हैं तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया क्या होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉरी जुकाम हो गया भाई लोग, कोरोना टेस्ट कराना पड़ेगा लग रहा है। ह्यूमरल इम्यून रिस्पांस, ह्यूमरल इम्यून रिस्पांस, ह्यूमरल इम्यून रिस्पांस। देखिए ये क्या है, तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया या ह्यूमरल इम्यून रिस्पांस। यह जो प्रतिक्रिया है बी कोशिका के द्वारा की जाती है या बी लिम्फोसाइट के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, बी लिम्फोसाइट। ठीक है, यह रिस्पांस कब आता है और कैसे आता है। देखिए जब क्या होता है, तरल की बात की जा रही है, फ्लूइड की बात की जा रही है। मान लीजिए यह रुधिर वाहिनी है, क्या है, रुधिर वाहिनी है या ब्लड वेसल है, और इसमें रुधिर है तो क्या होगा कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होंगी, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ठीक है, न्यूट्रोफिल वगैरह इस तरह से। तो मान लीजिए इसमें क्या है, एक बी लिम्फोसाइट है, ये बी लिम्फोसाइट है। ठीक है, अब क्या होता है, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई जीवाणु आ गया, क्या आ गया, जीवाणु, या इसको कहते हैं बैक्टीरिया। तो ये रुधिर में बह रहे हैं दोनों, तो बाई चांस क्या हो जाए कि दोनों का आमना सामना हो जाए, दोनों की टक्कर हो जाए, इनकाउंटर हो जाए, दोनों आपस में भिड़ गए। यह शरीर के बाहर से आया है, ये हमें हानि पहुंचाने वाला है, और इससे सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करेगी, बी लिम्फोसाइट करेगी। कैसे करेगी, देखिए क्योंकि यह तरल माध्यम में हो रहा है इसलिए इसको क्या कहते हैं, तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, जो बी लिम्फोसाइट है इसकी संरचना को पहचान लेती है, जो जीवाणु है क्या करती है, जीवाणु की संरचना को पहचान लेती है और सक्रिय हो जाती है। पहचान करके क्या करेगी, सक्रिय हो जाएगी। सक्रिय होने के बाद यह दो प्रकार की कोशिकाएं बनाएगी। क्या करेगी, दो प्रकार की कोशिकाएं बनेंगी। एक बनाएगी बी प्लाज्मा कोशिका और दूसरी बनाएगी बी स्मृति अर्थात मेमोरी सेल बनाएगी। ठीक है, तो देखिए जो बी प्लाज्मा है यह क्या करेगी, जो बी प्लाज्मा सेल है, मान लीजिए यह क्या हो गई, दो कोशिकाओं में विभाजित हो गई, दो प्रकार की कोशिकाएं बनाने लगी। ठीक है, एक बना दी बी प्लाज्मा
और एक बना दी मेमोरी सेल। इसका कलर मैं बदल देता हूँ, मेमोरी सेल हो गई और ये क्या हो गई, बी प्लाज्मा। तो जो बी प्लाज्मा सेल है यह क्या करती है, प्रतिरक्षी का निर्माण करती है। क्या बनाने लगती है, प्रतिरक्षी बनाने लगती है, या वाई शेप जो एंटीबॉडी होता है ना उसी को प्रतिरक्षी कहते हैं। तो ये क्या करती है, प्रतिरक्षी बनाने लगती है। कौन बनाएगी, बी प्लाज्मा सेल। ठीक है, और ये जो बी प्लाज्मा सेल है इसका जीवन काल 4 से 5 दिन होता है। कितना होता है, 4 से 5 दिन होता है। अब ये जो प्रतिरक्षी बन रहे हैं कहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे बन रहे हैं ना, इसने बनाया रुधिर में, ये सारी प्रक्रियाएं रुधिर में हो रही हैं जहाँ पे ये जीवाणु है। तो यहाँ पे ये प्रतिरक्षी बन रहे हैं और ये प्रतिरक्षी आकर के किससे जुड़ जाएंगे, इस जीवाणु से जुड़ जाएंगे और जीवाणु से जुड़ने के बाद इसको क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे या निष्क्रिय कर देंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमको क्या कर दिया, बी कोशिका ने सुरक्षा प्रदान कर दिया। ठीक है, तो प्रतिरक्षी का निर्माण किसने किया, बी प्लाज्मा सेल। इसका जीवन काल 4 से 5 दिन। अब देखिए दूसरी कोशिका बनी है बी स्मृति कोशिका। इसका कार्य क्या है, यह क्या करती है कि जो जीवाणु इसके संपर्क में आया है, इसने जान लिया कि यह हमारे लिए हानिकारक है, तो यह क्या करता है, इसकी संरचना की स्मृति मतलब याद क्या करता है, इसकी संरचना को याद कर लेता है। जैसे आपके घर में कोई चोर आ जाए तो आप क्या करेंगे, उसको पहचान लेंगे कि दोबारा यह प्रवेश ना करे। इसी तरह से यह क्या करता है, यह बी कोशिका क्या करती है, इसकी संरचना की स्मृति बना लेती है और जिसे संचित कर लेती है, स्टोर कर लेती है। इसके जीवन काल 15 से 20 वर्ष होता है। क्या होता है, तो यह कोशिकाएं आपके रुधिर में लिम्फ के पास सुरक्षित रहती हैं और यह लगभग 15 से 20 वर्षों तक क्या होती हैं, जीवित रहती हैं। ठीक है, समझ में आया। तो यह 15 से 20 वर्षों तक जीवित रहती है स्मृति कोशिका। क्यों, क्योंकि पुनः अगर फिर से क्या होगा, इस जीवाणु का क्या होता है, प्रवेश होता है, तो वह उस जीवाणु को क्या करती है, पहचान करके बहुत तेज़ी से क्या करती है, प्रतिरक्षी का निर्माण करती है, जिससे क्या किया जाए, उस जीवाणु को नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है, इसी सिद्धांत पे कौन सा काम होता है, जो टीका होता है या वैक्सीन कार्य करता है। तो वहाँ पे क्या किया जाता है कि निष्क्रिय जीवाणु को क्या किया जाता है, प्रवेश करा दिया जाता है रुधिर में, या निष्क्रिय विषाणु को, और बी कोशिका क्या करती है, उस निष्क्रिय संरचना को पहचान लेती है और उसके लिए क्या बना लेती है, स्मृति बना लेती है। तो पुनः क्या होता है, देखो निष्क्रिय है तो वह हानि नहीं पहुंचा पाएगा। पुनः क्या होता है, जब कोई सक्रिय जीवाणु, वही सक्रिय जीवाणु प्रवेश करता है जो कि हानि पहुंचा सकता है, तो वह हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा। लेकिन हमारा जो इम्यून सिस्टम है पहले से तैयार है, स्मृति सेल बना करके रखा है, तो वह तुरंत उसको पहचान लेती है और उसको नष्ट कर देती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो कोरोना का वैक्सीन है वह भी कार्य करता है, क्योंकि स्मृति सेल बन जाती हैं तो वो कोरोना वायरस को फिर क्या करती हैं, पुनः जल्दी से नष्ट करने लगती हैं। ठीक है, तो ये होता है क्या, तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पांस। ठीक है, समझ में आया फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कोशिकीय प्रतिरक्षा अनुक्रिया, कोशिकीय प्रतिरक्षा अनुक्रिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए जो कोशिकीय प्रतिरक्षा अनुक्रिया होता है इसे सेलुलर इम्यून रिस्पांस कहते हैं। क्या कहते हैं, सेलुलर इम्यून रिस्पांस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यह रिस्पांस क्या होता है, यह जो रिस्पांस है टी लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। किस लिम्फोसाइट के द्वारा, टी लिम्फोसाइट। ठीक है, टी लिम्फोसाइट। तो जो जीवाणु या विषाणु क्या होता है, कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है, तब कौन सा रिस्पांस आता है, सेलुलर इम्यून रिस्पांस। कहाँ पे, सेल का मतलब होता है कोशिका, तो यहाँ पे जीवाणु क्या होगा, कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, कैसे, मान लीजिए देखिए यहाँ पे बहुत सारी कोशिकाएं हैं। अब कोई जीवाणु क्या हुआ कि इसके संपर्क में आया, सामान्यतः विषाणु ही कोशिका के अंदर प्रवेश करता है, तो मान लीजिए यह विषाणु क्या हो गया, इस कोशिका के अंदर प्रवेश कर गया। ठीक है,
तो यह इसको नष्ट करेगा। लेकिन क्या होता है कि जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है इसमें क्या होता है, एक विशेष प्रकार की जो टिश्यू होते हैं, ऊतक होते हैं, एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है मैक्रोफेज। मैक्रोफेज यह कोशिका क्या करती है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक बड़े ही आकार की कोशिका है मैक्रोफेज। ओके, कौन सी कोशिका है, मैक्रोफेज है। अब ये मैक्रोफेज क्या करती है, इस विषाणु को क्या करती है, खा जाती है। खाने के बाद क्या करती है, इसके टुकड़े टुकड़े कर देगी, इसको नष्ट कर देगी, तो इसके बहुत सारे छोटे छोटे प्रोटीन बन जाएंगे। तो यह प्रोटीन क्या करती है, अपने सतह पे लेकर चली आती है कि देखो भाई कुछ ऐसा हानिकारक पदार्थ आया था जो हमारे लिए हानिकारक है, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रदर्शन करने लगती है, सबको बताने लगती है कि देखिए ये हमारे लिए हानिकारक है, ठीक है। यह प्रोटीन किसका है, इस वायरस का है, जो कि हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। तो यह क्या करती है, प्रदर्शन करती है, प्रेजेंट करती है, विषाणु के जो भाग होते हैं या जीवाणु के जो भाग होते हैं उसको प्रदर्शित करती है। इसलिए ऐसी कोशिकाओं को कहते हैं एपीसी। एपीसी का मतलब होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, क्योंकि यह क्या है, यह एंटीजन ही होता है ना, जो वायरस किसकी तरह काम करेगा, एंटीजन की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे इसने एंटीजन को क्या किया, प्रदर्शित किया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, जो टी लिम्फोसाइट है, जो बी लिम्फोसाइट है, ये बी लिम्फोसाइट क्या कर सकती है, इसको पहचान सकती है। या फिर समानतः यह जो बात है, जो सेलुलर इम्यून रिस्पांस है, यह हमने कहा किसके द्वारा आता है, टी लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। तो जो टी लिम्फोसाइट है इसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। अब इस एंटीजन को पहचानने का काम करती है एक कोशिका होती है टी हेल्पर सेल, जिसको TH से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। कौन सी सेल है, टी हेल्पर सेल। तो इसको रफ कर देते हैं, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। आगे देखिए, तो जो टी हेल्पर सेल है वह क्या करती है, टी हेल्पर सेल क्या करती है, प्रतिजन को पहचानती है। टी हेल्पर सेल क्या कर लेती है, टी हेल्पर सेल, ठीक है, यह क्या करती है, प्रतिजन को पहचान लेती है। प्रतिजन को पहचानना, तो जब यह प्रतिजन को पहचान लेती है तो यह क्या करती है, सक्रिय हो जाती है। और टी हेल्पर सेल क्या करती है, विभिन्न प्रकार की टी कोशिकाएं बनाती हैं, ठीक है। कौन कौन सी कोशिका बनाती है, टीसी सेल, टी मेमोरी सेल, और एक और प्रकार की टी सप्रेशर सेल, ठीक है। ये 3 प्रकार की कोशिकाओं को बनाने लगती है, ठीक है। तो जो TC है, टी साइटोटॉक्सिक सेल, कौन सी सेल, साइटोटॉक्सिक, सी का मतलब क्या है, साइटोटॉक्सिक। यह सेल क्या करती है, ठीक है, विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ बनाती है, जैसे परपोरिन, और क्या बनाती है, ग्रेनाजाइम। ग्रेनाजाइम यह क्या करती है, जो विषाणु होते हैं उनको नष्ट करने का कार्य करती है। कौन, परपोरिन और ग्रेनाजाइम, जो रासायनिक पदार्थ हैं किसके द्वारा बनाए जाते हैं, टी साइटोटॉक्सिक सेल के द्वारा बनाए जाते हैं। और इसको किलर सेल भी कहा जाता है, क्या कहते हैं, किलर सेल भी कहते हैं टीसी सेल को। तो यह क्या करती है, परपोरिन और ग्रेनाजाइम बनाती है, जो क्या करती है, विषाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती है। और नेक्स्ट देखिए टी मेमोरी सेल। टी मेमोरी सेल क्या करती है, जैसे बी में मेमोरी सेल बनती थी इसी प्रकार से टी में भी मेमोरी सेल बनती हैं। और ये क्या करती हैं, उस विषाणु की क्या करती हैं, स्मृति बना करके संचित कर लेती हैं, ठीक है, मेमोरी को स्टोर करती हैं, ये संरचना को याद कर लेती हैं। और तीसरा क्या है, टी सप्रेशर सेल है। टी सप्रेशर, सप्रेस करना मतलब दबाना या कम करना। तो यह जो टी सप्रेशर सेल है यह क्या करता है, जो टी मेमोरी सेल है और टीसी सेल है, इन दोनों के निर्माण को क्या करती है, रोकती है, ठीक है, इन दोनों को निष्क्रिय करती है। किसको, टीसी और टी मेमोरी सेल को क्या करती है, यह
कम करती है या इनके निर्माण को कम करती है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से यह क्या होता है, कोशिकीय प्रतिरक्षा, इम्यून रिस्पांस आता है। ठीक है, समझ में आया। तो फ्रेंड्स ठीक है, आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, बस इतना ही डिस्कस करने वाले हैं और आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। और आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो बहुत ही ईजी है, बस ईजी जो टॉपिक है आप आसानी से समझ लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो बहुत आसान है, कोई फार्मूला नहीं है। ठीक है, क्या है, बस कोशिका को याद रखना है, कोशिका के कार्य को याद रखना है। ठीक है, और कितने प्रकार के रिस्पांस हैं, 2 प्रकार के हैं, एक तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया और दूसरा कोशिकीय प्रतिरक्षा अनुक्रिया। तो बहुत ही आसान है, दोनों अलग अलग हैं। यह दूसरा वाला टी सेल के साथ, पहला वाला बी कोशिका के द्वारा आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में।